सभी छात्र छात्राओं को सुरेंद्र महला की ओर से नमस्कार या नमस्ते। मैं आज पैरामाउंट एग्रो क्लासेस जोटवाड़ा जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको तीसरी क्लास देने जा रहा हूं। मैं यहां ले रहा हूं इंडिया जी के जो राज्य दर्शन के हिसाब से ले रहा हूं। आज ये मेरी तीसरी क्लास है। अभी कुछ ही दिन बाद में ये अभी यहाँ आप ये मान सकते हो कि एज ये डेमो क्लासेज है, मानी सीखने के लिए सीखी जा रही है या सीखने के तौर पर आपको पढ़ाया जा रहा है। जल्द ही मैं ऑफलाइन क्लासों जैसे आपसे ऑनलाइन क्लासेस से भी जुड़ूंगा, जिसमें अपने बढ़िया क्वालिटी के जो पेपर हैं वो भी हल करवाए जाएंगे। और राजस्थान का अध्ययन भी जिला दर्शन के हिसाब से और इंडिया जी की है वो राज्य दर्शन के अनुसार करवाया जाएगा। और मैं यहाँ आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपसे किसी भी चीज की एग्जाम देना, मैं आपको इंडिया जी के हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या पॉलिटी का कुछ पार्ट है, मैं आपको वो राज्य दर्शन के हिसाब से ज्यादा कवर करवाने की और याद करवाने की कोशिश करूंगा और करवाऊंगा भी। अब तो देखो अपना ये तीसरी क्लास में ये अपना राज्य चल रहा है असम राज्य। आज असम राज्य का अपना दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम असम राज्य का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं कल के वीडियो में। इससे पहले हमने उड़ीसा राज्य का भी एक पार्ट पढ़ लिया था उड़ीसा राज्य का, और असम राज्य का जो प्रथम पार्ट है वो इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि हमने कल क्या पढ़ा था या असम राज्य का जो सामान्य परिचय क्या है, वो सबसे पहले मैं आपको असम राज्य का सामान्य परिचय बताना चाहता हूं कि असम, या कल मैंने आपको बताया कि असम या जो असम राज्य है वो भारत का एक पहाड़ी राज्य है। और मैंने बताया थे भारत के पहाड़ी राज्यों की संख्या है 8, मानी मुख्य रूप से हिमालय पर्वत पर भारत के 8 पहाड़ी राज्य हैं। और हिमालय जो पर्वत है उसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। और हिमालय पर्वत पर जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें से अपना एक राज्य चल रहा है असम या असोम, जिसमें से इसका सामान्य परिचय जो मैं कल आपको पढ़ा सकूं एक बार पुनः उसको मैं रिपीट कर देता हूं कि असम या असोम राज्य के उपनाम या प्राचीन नाम है, एक तो है प्रागज्योतिषपुर, एक इसका उपनाम क्या है प्रागज्योतिषपुर। मैंने कल आपको बताया था कि इससे प्रागज्योतिषपुर के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये पूर्व ज्योतिष का स्थान था, ये ज्योतिष विद्या के लिए जाना जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ज्योतिष का केंद्र या प्रागज्योतिषपुर, या इसे कहते हैं पूर्व ज्योतिष का स्थान। सौंदर्यता का देवता कामदेव के कारण इसका नाम क्या पड़ा कामरूप। और एक इसका संस्कृत भाषा में यह शब्द मिलता है अहोम। अहोम का मतलब होता है आदित्य या अनुपम या सुंदर। उसके बाद में ये जो अपना असम राज्य है उसका सामान्य परिचय हमें पता होना चाहिए कि साधारण से क्वेश्चन है जो इसकी राजधानी है या इसके क्या क्या उपनाम है। तो असम राज्य की राजधानी कौन सी है दिसपुर, जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि असम राज्य की राजधानी प्रारंभ में दिसपुर नहीं थी, असम राज्य को 3 बार तोड़ा जाएगा, मानी इससे 3 राज्य नए गठित किए जाएंगे। उससे पहले इसकी राजधानी थी शिलोंग और अब इसकी राजधानी है दिसपुर। इसी राज्य को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी, और मैंने कल बताया था इसी राज्यों को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रहरी या रक्षक भी कहा जाता है। और यही बात मैंने कल के वीडियो में बताई थी कि भारत का प्रवेश द्वार बंबई के गेटवे ऑफ इंडिया को कहते हैं, परंतु पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कौन सा राज्य हुआ असम राज्य हुआ। वैसे ही मैं आपको आगे बताता हूं कि इस राज्य का विधानमंडल जो हम असम राज्य पढ़ रहे हैं उसका विधानमंडल कैसा है, एक सदनीय। विधानमंडल 2 प्रकार के होते हैं, एक सदनीय और द्विसदनीय। एक सदनीय विधानमंडल वो होता है जिसमें केवल विधानसभा होती है, और द्विसदनीय विधानमंडल वो होता है जिसमें विधान परिषद भी होती है। तो यहां पर असम राज्य में या असम राज्य का विधानमंडल क्या है, एक सदनीय है। क्यों? क्योंकि केवल इसमें क्या है विधानसभा है, और केवल विधानसभा, तो इसमें विधानसभा की सीटें कितनी है 126, और विधानसभा राज्यसभा और लोकसभा की सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है। और इस राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं 14 और राज्यसभा की सीटें हैं 7। और इस राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यह सामान्य परिचय हमने कल पढ़ा था असम या असोम राज्य में, जिसे देवी कामाख्या की भूमि कहा जाता है। आज इसके जो स्थल हैं और आगे इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या कौन से आने की संभावना है वो हम अब आगे देखते हैं। आगे इसमें अपन देखते हैं आगे आने वाले में। और आगे अब अपन देखा जाए तो जो असम या असोम राज्य है, उस असम या असम राज्य के प्रमुख मैंने कल आपको बताए थे सांस्कृतिक या ऐतिहासिक स्थल
कौन कौन से हैं? तो मैं आपको यहां बताऊंगा असम या असम राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक या ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं और उनसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं या वो क्यों प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा असम राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों में एक तो आता है उसकी राजधानी दिसपुर, एक आता है इसका जिला जोरहट नामक एक जिला है या जोरहट नामक एक सांस्कृतिक स्थल है वो आता है। उसके बाद यहां एक स्थल है काजीरंगा और काजीरंगा स्थल के बाद यहां पर एक स्थल है मानस। मानी काजीरंगा और मानस तो दोनों वन्यजीव अभ्यारण्य है, जोरहट और दिसपुर नामक स्थल है। इनके अलावा यहां पर आता है कामाख्या देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और कामाख्या देवी के साथ साथ यहां पर मांजुली नाम का एक सांस्कृतिक स्थल आता है और मांजुली के साथ साथ यहां पर है एक उमानंद नाम का स्थल, उमानंद नाम का स्थल है। एक स्थल जो हम कल भी पढ़ चुके हैं डिगबोई नामक स्थल है और डिगबोई नामक स्थल मैंने कल के वीडियो में पढ़ा दिया आपको कि डिगबोई नामक स्थल असम में है। और असम का डिगबोई नामक स्थल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि असम के डिगबोई नामक स्थल में भारत में सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? तेल की खोज हुई थी 1899 में। और एशिया महाद्वीप में पहली तेल की रिफाइनरी 1901 में कहां लगी थी? असम राज्य के डिगबोई में लगी थी। और डिगबोई के पास से मैंने कल आपको बताया था कि कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, यहां क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मानी खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। और उसी के पास शहर है जो डिगबोई। डिगबोई शहर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एशिया में सबसे पहले तेल की खोज हुई 1899 में, पहला तेल का कुआं खोजा गया और पहली तेल की रिफाइनरी मानी पहला तेल का कारखाना या पहला शोधन कारखाना कहां लगा था? असम राज्य के डिगबोई में लगा था 1960 में। अब इन ऐतिहासिक स्थलों में मैंने कल भी आपको बताया, अब यह वापस बता रहा हूं कि इन्हीं स्थलों में से हमारे यहां क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे सीधा पूछ लिया जाता है काजीरंगा कौन से राज्य में स्थित है या मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है या कामाख्या देवी का मंदिर कहां स्थित है। इसमें मैं हम सबसे पहले देखो हम अध्ययन करते हैं और इनको हम देखते हैं। तो ये अपने हुए मांजुली, अब ये वापस देखना एक बार, मांजुली है, उमानंद है, मानस है, काजीरंगा है, डिगबोई, जोराहट, रजपूत, स्वालकुची, बिहू, सत्रिया, अंबुवाची, कामाख्या, ये जो नाम लिख रखे हैं आपके बोर्ड पे, ये असम राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थल माने जाते हैं। अब यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आगे हम चलते हैं कि असम राज्य को तोड़कर कितने राज्य बनाए गए? 3 राज्य बनाए गए। और असम राज्य के वो 3 राज्य कौन कौन से बने, कब बने और कैसे बने, उनके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमें यहां उनका भी पता होना जरूरी है और पूछ लेने जाते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए भी हैं। तो सबसे पहले असम राज्य से टूटकर कौन सा राज्य बना? सबसे पहले असम राज्य से टूटकर राज्य बना नागालैंड। नागा जनजाति को कौन सा राज्य दिया गया? नागालैंड राज्य। और नागालैंड राज्य का गठन हुआ 1963 में। मानी असम राज्य को पहली बार, असम राज्य का गठन मैं आपको बता चुका हूं 26 जनवरी 1960 को असम राज्य का गठन हुआ। और 26 जनवरी 1960 को जिस असम राज्य का गठन हुआ उस असम राज्य से 1963 में कौन सा नया राज्य गठित किया गया? नागालैंड। मानी नागा जो जनजाति है, नागा जनजाति के क्षेत्र को एक नए राज्य का दर्जा दिया गया नागालैंड। और नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा को रखा गया। उसके बाद 1972 में और 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार है, मानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस समय भारत की प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी के शासन काल में असम राज्य से 1972 में कितने राज्यों का गठन किया गया? 2 नए राज्यों का गठन 1972 में किया गया था। और उन 2 राज्यों का नाम, एक का नाम है मेघालय और दूसरे राज्य का नाम है मिजोरम। मानी मेघालय और मिजोरम राज्य का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ था? 1972 में। मानी असम को तोड़कर 2 राज्यों का गठन एक साथ हुआ था 1972 में। मैं यहां आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, इसके बाद में भारत में एक बार एक साथ एक ही वर्ष में 3 राज्यों का गठन हुआ था। वो 3 राज्य हैं उत्तराखंड,
झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से तोड़कर बनाया गया, झारखंड को बिहार से तोड़कर बनाया गया और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से तोड़कर बनाया गया। उनको एक ही वर्ष में तीनों राज्यों को बना दिया गया था, परंतु असम राज्य से पहली बार तोड़ा गया। कौन सा राज्य? नागालैंड। तो यहां क्वेश्चन बन सकता है, नागालैंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 1963 में। और नागा जनजाति के विद्रोह के कारण इस राज्य का गठन हुआ था। 72 में पुनः असम राज्य का पुनर्गठन किया गया और 72 में असम राज्य का पुनर्गठन करके इससे दो नए राज्य बनाए गए। मिजो जनजाति को दिया गया मिजोरम राज्य और गारो और खासी जनजाति को दिया गया मेघालय राज्य। और 72 तक जो असम की राजधानी थी दिसपुर। 72 तक असम की राजधानी कौन सी थी? 72 तक असम की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मानी दिसपुर नहीं थी, मेघालय की राजधानी थी शिलोंग। मानी 72 तक असम राज्य की राजधानी कौन सी थी? शिलोंग। और फिर जो ही 72 के अंदर असम से कौन सा नया राज्य बना? मेघालय। तो शिलोंग नामक जो शहर है वो किसकी राजधानी 73 में बना दी गई? मेघालय राज्य की। और असम राज्य ने अपनी नई राजधानी कौन सी रखी? असम राज्य ने अपनी नई राजधानी रखी दिसपुर। असम राज्य ने अपनी नई राजधानी कौन सी रखी? दिसपुर। तो 1973 में विधिक रूप से दिसपुर असम राज्य की राजधानी बनी। क्यों? शिलोंग किसके पास चली गई? मेघालय के पास चली गई। यहां एक बार पुनः देख लो, गारो और खासी जनजातियों को कौन सा राज्य मिला? मेघालय। मिजो जनजाति को कौन सा राज्य मिला? मिजोरम। और नागा जनजाति को कौन सा राज्य मिला? नागालैंड। इस प्रकार से असम राज्य से 3 राज्यों का गठन किया गया। तो असम राज्य के ये तीनों पड़ोसी राज्य माने जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, असम राज्य 2 देशों के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। असम राज्य 2 देशों के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसमें एक का नाम है बांग्लादेश। जिसमें एक का नाम क्या है? बांग्लादेश और दूसरे का नाम है भूटान। मानी जो एशिया के गरीब देशों में शामिल है, एक तो देश कौन सा है? भूटान। और एक देश है बांग्लादेश। यहां आप ध्यान देना थोड़ा सा कि 72 में ही बांग्लादेश का गठन हुआ था। मानी बांग्लादेश का गठन किस वर्ष किया गया? शिमला समझौते के तहत 72 में बांग्लादेश का गठन किया था, पाकिस्तान को तोड़कर इंदिरा गांधी ने। और उसी 72 में ही असम से क्या गठित हुए? 2 राज्य, मेघालय और मिजोरम। और उसी 72 में गठित बांग्लादेश की सीमा किस राज्य के साथ लगती है? असम के साथ लगती है। और एक असम की सीमा लगती है भूटान के। मैं यहां आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि भारत सबसे ज्यादा तंग है चकमा शरणार्थियों से। भारत सबसे ज्यादा किससे परेशान है? चकमा शरणार्थी से परेशान है, और जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा कई बिल या एक्ट भी लाए गए। तो ये चकमा शरणार्थी बांग्लादेश के निवासियों को क्या कहते हैं? चकमा शरणार्थी, जो सीमा पार करके इंडिया में आ जाते हैं और इंडिया में रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि भारत में गरीबी बढ़ती है। भारत में क्या बढ़ती है? गरीबी बढ़ती है। एक तो भारत का जनसंख्या में वैसे ही क्या दूसरा स्थान है, और बांग्लादेश से और पड़ोसी देशों से प्रतिपादित होकर और भी गरीब लोग भारत में आकर बसते हैं, जिन्हें शरणार्थी कहते हैं। तो ये शरणार्थियों के कारण भारत क्या है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो महंगाई बढ़ती है, अर्थव्यवस्था काफी कमजोर होती है। तो ये चकमा शरणार्थी किस देश से आते हैं? चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से आते हैं। और चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से भारत में एंट्री करते हैं, जो इनके पड़ोसी राज्य हैं। तो बांग्लादेश का पड़ोसी राज्य है पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के अलावा असम है। तो भारत में सबसे ज्यादा चकमा शरणार्थियों की समस्या से ग्रसित राज्य कौन सा है? असम राज्य बांग्लादेश से आने वाले चकमा शरणार्थियों से सबसे ग्रसित राज्य माना जाता है। एक इसकी सीमा लगती है भूटान से, और भूटान एक ऐसा देश है जिसमें आज भी राजतंत्र है, और भूटान एशिया के गरीब देशों में शामिल माना जाता है, या एशिया का ऐसे कह सकते हैं कि ये एशिया का एक बहुत ही गरीब देश है। इससे आगे हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं असम राज्य में कि ये तो हुई कि असम से कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ और असम की सीमा कहां लगती है। असम एक पहाड़ी राज्य है, पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार है। उसके अलावा हम इससे आगे पढ़ते हैं। असम में एक तो है काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य। असम में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य। तो देखो, ये काजीरंगा भारत के जो कई नेशनल पार्क हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो हर नेशनल पार्क अपनी किसी अलग अलग विशेषता के लिए जाना
जाता है। तो यहां काजीरंगा के क्वेश्चन हमारी एग्जाम में बार बार क्यों आते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसमें एक दुर्लभ जीव पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा एक दुर्लभ जीव है जो भारत के पहाड़ी राज्यों में विशेषकर असम राज्य के एक ही वन्य जीव अभ्यारण्य काजीरंगा में पाया जाता है। तो यहां क्वेश्चन बनेगा, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए विख्यात है या किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और एक सींग वाले गेंडे को राइनो भी कहा जाता है। एक सींग वाले गेंडे को क्या कहा जाता है? राइनो के नाम से भी जाना जाता है। तो काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य को राइनो की शरण स्थली कहा जाता है, या काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य को राइनो का स्वर्ग कहते हैं। और स्वर्ग के अलावा इससे एक राइनो की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है, जो एक दुर्लभ जीव माना जाता है। और इसके अलावा इस काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य से बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? इसी काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में, या मैं यहां यह कहूं, ब्रह्मपुत्र नदी असम से पहले पहाड़ों पर बहती है। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो असम राज्य में मैदानों में उतरती है। तो स्वाभाविक सी बात है, पहाड़ों का पानी मैदानों में उतरेगा तो वो कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। तो काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य को नुकसान कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ये इसी के इर्द गिर्द मैदानों में उतरती है और मैदानों में ये वेग से उतरती है तो बाढ़ लाती है। और तो यहां आपको पता चलेगा आगे कि असम राज्य में मैदानों में उतरने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और जब ये मैदानों में उतरती है तो बाढ़ लाती है, बाढ़ लाती है तो विनाश करती है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी को असम राज्य की क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। मानी ब्रह्मपुत्र नदी को आप काजीरंगा की शोक भी कह सकते हो, ब्रह्मपुत्र नदी को आप असम राज्य की शोक भी कह सकते हो। ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम राज्य की शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। जैसे बिहार की शोक कोसी नदी को कहते हैं, पश्चिमी बंगाल की शोक दामोदर नदी को कहते हैं, और उड़ीसा की शोक महानदी व ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। वैसे ही असम की शोक नदी कौन सी हुई? ब्रह्मपुत्र। और असम ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ कहां लाती है? असम में लाती है। और असम के काजीरंगा कोई नहीं, असम राज्य भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। असम राज्य भारत का एक प्रमुख और सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। तो ये काजीरंगा के साथ साथ असम राज्य के किसानों के चाय बागानों को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए भी ये क्या है? असम की शोक कहलाती है। तो असम के चाय बागानों को नष्ट करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। और इसी राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी मैदानों में उतरती है। इससे पहले ये पहाड़ों पर बहती है, इससे पहले ये बहती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, और अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये पहाड़ों पर बहती है। और अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में एंट्री होती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत है चीन में। मानी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चीन के तिब्बत क्षेत्र से होता है, और ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में एंट्री होती है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। और अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ों पर बहती हुई कहां प्रवेश करती है? असम राज्य में प्रवेश करती है। और असम राज्य में प्रवेश करके यह मैदानों में पहली बार उतरती है। मैदानों में उतरते ही बाढ़ लाती है और असम के चाय बागानों को नष्ट करती है और शोक कहलाती है। तो मानी यहां काजीरंगा को नुकसान पहुंचाने वाली नदी तो कौन सी हुई? ब्रह्मपुत्र नदी। या काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य से कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और इसी काजीरंगा राइनो की शरण स्थली कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊं, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य को राइनो के लिए 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये डेट हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हर देश चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा स्थल किस में शामिल हो? विश्व धरोहर सूची में शामिल हो। जैसे मैंने उड़ीसा पढ़ाया तब मैंने बताया कि कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। वैसे ही असम राज्य का कौन सा स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो असम राज्य का काजीरंगा नेशनल पार्क। मानिए भारत का राष्ट्रीय पार्क है, और इससे 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यहां मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, विश्व धरोहर सूची में शामिल करने वाली ट्रेड का नाम है यूनेस्को। क्या नाम है? यूनेस्को उसका नाम है। और यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। मानिए कोई भी चीज है, इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल करने वाले संगठन का क्या नाम है?
यूनेस्को नाम है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसीलिए कई बार हमारे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि काजीरंगा को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो काजीरंगा को 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब दूसरी चीज, आगे चलते हैं। असम राज्य में दूसरी चीज आती है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरी कौन सी आती है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य या मानस नेशनल पार्क। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य या मानस नेशनल पार्क। तो काजीरंगा भी कहां है? असम में। और मानस नेशनल पार्क या मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां है? असम में। तो असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हुए? 2 राष्ट्रीय उद्यान हुए। काजीरंगा प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए, दूसरा हुआ मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क मानस देवी के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो मानस देवी का भी नाम है और मानस नदी का भी नाम है। मानी मानस एक नदी का भी नाम है और मानस एक देवी का नाम है और मानस भारत के एक नेशनल पार्क का भी नाम है। तो मैं यहां नदी के रूप में बता दूं, मानस एक छोटी नदी है और मानस नदी असम व भूटान के बीच में सीमा बनाती है। मानी असम राज्य और भूटान देश के बीच कौन सी नदी बहती है? तो असम राज्य और भूटान देश के बीच बहती है मानस नदी। तो यहां असम किस में? भारत में। तो भारत और भूटान के बीच कौन सी नदी बहती है? मानस नदी बहती है। मानी भारत और भूटान के बीच में कौन सी नदी हुई? मानस नदी। और मानस देवी का नाम भी है। मानस देवी के नाम पर इस भूभाग का नाम पड़ा मानस नेशनल पार्क। और ये मानस नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? मानस नेशनल पार्क भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मानी बाघ को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया? लगभग 1972 में। 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था शेर। यहां एक चीज आप ध्यान रखना बेटा, 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? शेर। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु था हाथी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा था? हाथी। और भारत का राष्ट्रीय पशु था शेर। परंतु शेर के बाद 1972 में इंदिरा गांधी के शासन काल में भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया बाघ को। और उसी वर्ष बाघ के लिए बाघ संरक्षण परियोजनाओं का गठन किया गया। और इस प्रक्रिया के तहत भारत की पहली बाघ परियोजना मैं आपको बताना चाहूंगा यहां गठित हुई थी उत्तराखंड में। और भारत की पहली बाघ परियोजना का नाम था जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और वैसे ही बाघों के संरक्षण के लिए जो बाघों के लिए उपयुक्त भूमि थी वहां पर बाघों के लिए माने टाइगर के लिए नेशनल पार्क बनाए गए। माने बाघ संरक्षण के लिए किसका गठन किया गया? टाइगर रिजर्व का गठन किया गया या टाइगर प्रोजेक्ट का गठन किया गया। तो असम राज्य का जो मानस नेशनल पार्क है वो किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मानिए टाइगर रिजर्व या टाइगर प्रोजेक्ट माना जाता है। या मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भारत की एक बाघ परियोजना है। भारत की क्या है? एक बाघ परियोजना है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। इसके लिए भारत में कई सारी बाघ परियोजनाएं हैं जो हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग उनको पढ़ेंगे। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहली बाघ परियोजना थी जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में मैं आपको लिखवा भी दूंगा और वहां आपको पढ़ा भी दूंगा। परंतु यहां पढ़ रहे हैं असम राज्य और असम का है मानस नेशनल पार्क जो बाघ या टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। और मानस नेशनल पार्क को भी 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो देखो एक संयोग देखो, असम का काजीरंगा भी 85 में शामिल हुआ और असम का मानस, मानी असम के दोनों नेशनल पार्क विश्व धरोहर सूची में शामिल है। परंतु यहां एक चीज ध्यान देना कि यहां पर बोडो नाम की जनजाति रहती थी। मानी जहां पर आज कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? जहां पर आज है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी जनजाति रहती है? बोडो जनजाति। और इस बोडो जनजाति ने यहां पर विद्रोह कर दिया था। बोडो जनजाति ने यहां पर क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। तो बोडो जनजाति के विद्रोह के कारण या बोडो जनजाति की हिंसा के कारण इसे क्या किया गया? विश्व धरोहर सूची से हटा दिया
गया। तो यहां बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल को विश्व धरोहर सूची से शामिल करके हटाया, मानी भारत के किस स्थल को या भारत के कौन से नेशनल पार्क को आदिवासी विद्रोह के कारण या हिंसा के कारण विश्व धरोहर सूची से हटाया गया? तो उसका उत्तर आएगा मानस नेशनल पार्क को बोडो आदिवासियों के विद्रोह के कारण हटा दिया गया। और जब बोडो आदिवासियों का विद्रोह या बोडो जनजाति की हिंसा समाप्त हो गई तो 2011 में इसे पुनः किसमें शामिल कर लिया गया? विश्व धरोहर सूची में। मानी मानस नेशनल पार्क विश्व धरोहर सूची में कितनी बार शामिल हुआ? 2 बार शामिल हुआ। पहली बार शामिल हुआ 1985 में, बाद में क्या हुआ? बोडो आदिवासियों का विद्रोह हुआ तो हिंसा के कारण इसको विश्व धरोहर सूची से हटा दिया और 2011 में इसे पुनः विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया। अब हम इसमें आगे देखते हैं और अब आगे हम असम राज्य में चलते हैं। मैं यहां आपको जैसे आपको मैंने शुरू में बताए थे कि असम राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों में मैंने आपको 2 नाम लिखवाए थे, मांजुली नाम भी आपको मैंने बताया था। तो मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि अब मांजुली क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि मांजुली से क्या चीज है मांजुली और इससे क्यों क्वेश्चन आते हैं और या है क्या चीज ये। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमने पढ़ लिया कि काजीरंगा में क्या पढ़ा कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम राज्य की क्या कहलाती है? शोक कहलाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में क्या करती है? मैदानों में उतरती है। मैदानों में उतरकर चाय बागानों को नष्ट करती है। तो नष्ट करने के बाद में ये क्या है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में, ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये असम राज्य में क्या करती है? ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। देखो द्वीप क्या होता है? भूखंड का वह छोटा टुकड़ा जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। तो यहां पर मैंने तो द्वीप, अब देखो पानी तो समुद्र का भी हो सकता है। तो मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको एक शब्द समझना है बेटा कि ये द्वीप क्या चीज होती है, कि द्वीप क्या चीज है। तो देखो पहले आप द्वीप की परिभाषा देखो जो अपने बार बार आता है। जैसे क्वेश्चन क्या आते हैं? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये द्वीप शब्द समझेंगे तब आएगा। जैसे सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? महाद्वीप कौन सा है? अकेला द्वीप कौन सा है? प्रायद्वीप कौन सा? ये तो हमें कब याद होंगे या समझ में कब आएंगे? जब हमें द्वीप समझ में आएगा। तो द्वीप का मतलब क्या होता है कि भूखंड का छोटा टुकड़ा यदि वो चारों ओर पानी से घिरा हो तो उसे क्या कहेंगे? द्वीप। यदि वो भूखंड का टुकड़ा नदी के पानी से, मानी मीठे पानी से घिरा हो तो उसे कहेंगे नदी द्वीप। उसे क्या कहेंगे? नदी द्वीप। और यदि वो समुद्र के पानी से, मानी भूखंड का वह टुकड़ा जो समुद्र के पानी से घिरा हो तो उसे क्या कहेंगे? द्वीप। और यदि वो भूखंड का टुकड़ा चारों ओर समुद्र से घिरा है और बड़ा है, आकार में क्या है? बड़ा है। आकार में बड़ा है तो उसे कहेंगे महाद्वीप। और आकार में छोटा है तो उसे क्या कहेंगे? द्वीप। और यदि नदी के द्वारा बनाया गया है तो उसे कहेंगे नदी द्वीप। तो यहां अब आपको पता चल गया होगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। मानी 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़े द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। विश्व के सबसे बड़े द्वीप का क्या नाम है? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन से देश में बेटा? कनाडा देश में है। और महाद्वीपों में पूछे तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। वैसे ही आप देखना कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहां बनाया जाता है? असम राज्य में बनाया जाता है। और उसी विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम क्या है? मांजुली नदी द्वीप। तो यहां 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि एक तो सीधा बनेगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो उत्तर आएगा मांजुली नदी द्वीप। या एक क्वेश्चन बन सकता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन से राज्य में है? असम राज्य में है। और उसका नाम क्या है? मांजुली। अब इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम राज्य में बनाए गए मांजुली नदी द्वीप को असम राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहा
जाता है। मानी असम राज्य की राजधानी तो कौन सी है? दिसपुर। परंतु असम राज्य की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? असम राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं मांजुली नदी द्वीप को। जैसे बेटा मैं आपको यहां एक और बता दूं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, परंतु भारत की सांस्कृतिक राजधानी कलकत्ता को कहते हैं, और भारत की आर्थिक राजधानी बंबई को कहते हैं, और भारत की अंतरिक्ष की राजधानी बेंगलोर को कहते हैं। वैसे ही असम की राजधानी दिसपुर है, और असम की तेल की राजधानी है डिगबोई, या असम की तेल नगरी है डिगबोई, और असम की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं मांजुली नदी द्वीप को कहा जाता है। और मांजुली नदी द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में मैदानों में उतरती है? असम। और बाढ़ कौन से राज्य में लाती है? असम में लाती है। और शोक किस राज्य की कहलाती है? असम राज्य की शोक कहलाती है। और इसके साथ मैंने आपको द्वीप बता दिए कि द्वीप क्या चीज होती है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, जो कनाडा देश में है। परंतु विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हमारे देश भारत के असम राज्य में स्थित है। अब हम आगे देखते हैं। अगला असम राज्य का अगला स्थल आता है उमानंद। असम राज्य का अगला स्थल कौन सा आता है? उमानंद नाम का स्थल आता है। मानी नाम में पता चल रहा, आनंद नाम से पता चल रहा है कि आनंद की अभिव्यक्ति हो रही है। तो उमानंद क्या है? जैसे बेटा ब्रह्मपुत्र नदी है, उस पर मांजुली क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। और उमानंद है सबसे छोटा नदी द्वीप। मानी सबसे छोटा नदी द्वीप भी कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र। और सबसे बड़ा नदी द्वीप भी कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र। दोनों ही, बड़ा भी कहां बनाया जाता है? असम में। और छोटा भी कहां बनाया जाता है? असम में। बड़े का नाम मांजुली है, तो छोटे का नाम क्या हुआ? उमानंद। तो पता चल गया उमानंद क्या है? उमानंद भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है। अब ये द्वीप क्यों प्रसिद्ध है, अब मैं आपको यहां बताऊंगा। इसी उमानंद द्वीप को मोरों की धरती कहते हैं। ये क्वेश्चन एक दो बार अपने एग्जाम में आया हुआ है कि किस स्थल को मोरों की धरती। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ के लिए असम का कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? मानस वन्यजीव अभयारण्य। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। और मोर के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? उमानंद। मानी ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच जो छोटा सा द्वीप है जिसका नाम रखा उमानंद, और उमानंद नाम रखा, इसका नाम है मोरों की धरती। मैं यहां बताना चाहूंगा कि इस उमानंद द्वीप का नाम मोरों की धरती क्यों पड़ा। एक तो इसमें भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर बहुतायत में पाया जाता है। मानी मोर यहां स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। यहां पर काफी संख्या में मोरों के झुंड या समूह को देखा जा सकता है। दूसरी लोक मान्यता या एक धार्मिक कथा है इसके पीछे कि भगवान शिव से जब पार्वती नाराज हुई तो पार्वती को मनाने के लिए या पार्वती को खुश करने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच इस उमानंद द्वीप का निर्माण किया। और उमानंद द्वीप की आकृति कैसी रखी? मोर के जैसी आकृति रखी। तो ये दो किंवदंतियां मिलती है। एक तो इस द्वीप की आकृति कैसी है? इस द्वीप की आकृति मोर के जैसी है, तो मोर आकृति का द्वीप कौन सा हुआ? उमानंद द्वीप। और दूसरा यहां मोर स्वतंत्र रूप से विचरण करता हुआ देखा जा सकता है, इसलिए इसे मोरों की धरती कहते हैं। अब उमानंद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि और उमानंद में क्या चीज है या उमानंद क्यों प्रसिद्ध है। तो उमानंद अपने विद्या की देवी या ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती। विद्या की देवी या ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती है। तो मैंने आपको कल जब असम राज्य शुरू किया तब बताया था कि मैंने हिमालय पर्वत विश्व का सबसे नवीनतम और सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय, संपूर्ण हिमालय पर्वत को देवताओं का वास माना जाता है। अर्थात जब संपूर्ण हिमालय पर्वत देवताओं का वास है तो हिमालय पर्वत पर जो भी राज्य हैं उनमें किसी ना किसी देवता का वास माना जाता है। तो अपना असम राज्य भी हिमालय पर्वत वाला एक राज्य है। और हिमालय पर्वत की तलहटी में ही ब्रह्मपुत्र नदी मैदान में उतरकर क्या करती है? उमानंद द्वीप बनाती है। इस उमानंद द्वीप में देवी सरस्वती का निवास स्थल माना जाता है। मानी विद्या की देवी सरस्वती का निवास स्थल कौन सा द्वीप है? उमानंद द्वीप। और उमानंद द्वीप कौन से राज्य में है?
असम राज्य में। तो देवी सरस्वती का निवास स्थल कौन सा द्वीप हुआ? उमानंद। राज्य कौन सा हुआ? असम। और देवी सरस्वती का वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। और देवी सरस्वती का वाहन कौन सा है? हंस इसका वाहन है। वाद्य यंत्र क्या है? इसका वीणा है। निवास स्थल है विद्या की देवी सरस्वती का ब्रह्मपुत्र नदी का उमानंद द्वीप। दूसरा, यहां एक देवता का और निवास स्थल है, भगवान शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र का नाम है कार्तिकेय। भगवान शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र का नाम क्या है? कार्तिकेय। और भगवान कार्तिकेय का निवास स्थल भी कौन सा द्वीप है? उमानंद द्वीप। मानी उमानंद द्वीप को भगवान कार्तिकेय का निवास स्थल माना जाता है। और यह हमें पता ही है, भगवान कार्तिकेय का वाहन कौन सा है? भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है। जैसे विष्णु का वाहन गरुड़ है, भगवान शिव का वाहन नंदी है, वैसे ही भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है। और इसीलिए इसे मोरों की धरती कहते हैं। इसकी आकृति मोर जैसी है, इसी तो इसलिए मोरों की धरती। और यहां मोर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। तो यह देवी सरस्वती का निवास स्थल हुआ। और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और मांजुली नदी द्वीप जो सबसे बड़ा है, वो भी बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम इसमें आगे चलते हैं। अब देखो आगे, असम राज्य एक पहाड़ी राज्य है। और असम राज्य भारत में, अब आते हैं इसकी भौगोलिक चीजों में, कि भूगोल में ये भी भौगोलिक चीजें थी नदियों से संबंधित। अब आते हैं कि ये उत्पादन में या कृषि में किस चीज में भारत में अग्रणी माना जाता है। तो मैं यहां एक शब्द लिखूंगा, चाय। भारत का राष्ट्रीय पेय पदार्थ कौन सा है? चाय। भारत का राष्ट्रीय पेय पदार्थ है चाय। और आज विश्व में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है चाय और कॉफी। तो मैं यहां भारत का राष्ट्रीय पेय पदार्थ चाय हुआ। और भारत में आज 28 राज्यों में से प्रमुख रूप से चाय उत्पादक राज्य कितने हैं? 11। माने 28 राज्यों में से चाय उत्पादन करने वाले राज्यों की संख्या लगभग कितनी है? 11 राज्य चाय का ज्यादा या कम उत्पादन करते हैं। इन 11 राज्यों में भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? इन 11 राज्यों में भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम राज्य। असम राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य माना जाता है। मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि भारत में चाय की खेती अंग्रेजों ने प्रारंभ की थी। और भारत में चाय की खेती प्रारंभ हुई थी 1832 के लगभग। और भारत में चाय की खेती किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। माने 1832 के लगभग भारत का गवर्नर कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक का नाम आते ही हमारे ध्यान में एक नाम आ गया होता, सती प्रथा। मानिए लॉर्ड विलियम बेंटिक वो गवर्नर जनरल है जिसने 1829 में राजा राम मोहन राय के आग्रह पर सती प्रथा पर रोक लगाई थी। उसी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में किसकी खेती का प्रचलन किया? चाय की खेती। और भारत में चाय की खेती का प्रचलन कब हुआ? 1832 में हुआ। और आज भारत के कितने राज्य चाय का उत्पादन करते हैं? आज 11 राज्य करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य माना जाता है असम। और असम राज्य के चाय बागानों को नष्ट करने वाली नदी मैंने कौन सी बताई? ब्रह्मपुत्र। और इसीलिए ब्रह्मपुत्र क्या कहलाती है? असम की शोक कहलाती है, क्योंकि वो असम की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है या रीढ़ है चाय। और वो चाय के बागानों को नष्ट करके उनकी रीढ़ ही तोड़ देती है, तो वो उनकी शोक कहलाती है। अब यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं कि चाय की हरी पत्तियों को हरा सोना कहा जाता है। चाय की, जैसे कपास को सफेद सोना कहते हैं, कोयले को काला सोना कहते हैं, फसलों में अफीम को काला सोना कहते हैं, सरसों को पीला सोना कहते हैं, वैसे ही फसलों में हरा सोना किसे कहते हैं? तो फसलों में हरा सोना चाय को कहते हैं। और चाय की पत्तियां एक वर्ष में 3 से 5 बार तोड़ी जाती है। चाय की पत्तियां होती है एक वर्ष में कितनी बार? 3 से 5 बार तोड़ी जाती है। और चाय में जो उत्तेजक पदार्थ होता है उसका नाम है थीन। तो कॉफी के उत्तेजक पदार्थ, जैसे कई बार ये अपने साइंस में पूछ ले जाते हैं, कॉफी में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन सा है? कैफीन। चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन सा है? थीन। तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन सा? निकोटीन।
तीन। तो चाय का उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है? थीन होता है। और चाय की हरी पत्तियों को क्या कहते हैं? हरा सोना कहते हैं। एक वर्ष में 3 से लेकर 5 बार तक क्या चाय की पत्तियां तोड़ी जाती है। और चाय को कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर के महीने में चाय को बोया जाता है। और चाय एक रोपण फसल है, यह ध्यान देना, चाय क्या है? एक रोपण फसल है। जैसे चावल भी क्या है? एक रोपण फसल है, तो चाय भी क्या है? एक रोपणी फसल है। और चाय के लिए पहाड़ी ढलान वाली वह भूमि उपयुक्त मानी जाती है जिसमें पानी ना ठहरता हो। मानी चाय के लिए भूमि गीली चाहिए, पानी ठहरना नहीं चाहिए। पानी तो चाय को बहुत ज्यादा चाहिए, परंतु वो पानी ठहरना नहीं चाहिए। मानी भूमि हमेशा गीली रहनी चाहिए, नम रहनी चाहिए, परंतु पानी ठहरना नहीं चाहिए। इसीलिए चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढलानों वाली लेटेराइट मृदा जो होती है वो उपयुक्त मानी जाती है। इससे आगे का जो अपना बच गया है, काफी लंबा हो गया आपको, तो जो बचा है पार्ट 2 पार्टों में अपना राज्य पूरा नहीं होगा। कुछ एक बचा जो पार्ट 3 में मैं आपको करवा दूंगा, परंतु मैं यहां आपको बहुत ज्यादा कुछ बताने की कोशिश करता हूं। यदि कोई वीडियो में त्रुटि रहती है तो मुझे आप जरूर अवगत करवाने की कोशिश करें। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, जल्द ही हम ये क्या है, ऑनलाइन भी इसमें शुरू करेंगे कि ये तो वीडियो हम अपलोड करके डाल रहे हैं, उसके बाद में ऑनलाइन जो पढ़ाई करवाई जाएगी और लाइव क्लासेस जो है वो जारी की जाएगी इसी अपने जो पैरामाउंट एग्रो क्लासेस है उसके प्लेटफॉर्म पर। तो आप मुझे इसके बारे में बताने की कोशिश करें कि हमारा जो ये है वीडियो है वो किस प्रकार से आपको सहायताफुल हो रहे हैं। कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं कि जिससे कि हौसला बढ़े या मुझे क्या इसमें सुधार करना है और क्या मुझे करना चाहिए। ये जो अपना ये तीसरा वीडियो है और सभी छात्रों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि धीरे धीरे मानी जैसे आप जो मेरे जो छात्र पढ़े हुए हैं वो तो मेरे को जानते हैं कि ऑफलाइन में क्या किस प्रकार से हम पढ़ते हैं या मैं पढ़ा देता हूं। ऑनलाइन में अपनी क्या है ये अभी नई क्लासेस शुरू हुई है, तो जिनमें कोई भी त्रुटि रहती है तो आप मुझे अवगत कराने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद।